तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा मशरूम के बारे में। ये जो ट्रेनिंग चल रही थी इसमें आपने पढ़ा होगा कि क्या-क्या कौन-कौन सी मशरूम्स हैं और उनका कितना प्रोडक्शन है, कैसे उनको ग्रो करना है और क्या-क्या उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको नॉलेज मिला होगा। और कितना उनका प्रोडक्शन शेयर है इंडिया में और आपके जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो सारा आपको पता लग गया होगा, कैसे कल्टीवेट करना है और प्रॉफ़िट का पूरा बात हुई होगी आप लोगों से कि कितना क प्रॉफ़िट इससे कितना बायोलॉजिकल एफिशिएंसी कितना अर्न कर सकते हो। तो अब जो आपका अभी वाला जो विषय है, वो थोड़ा-सा ये चीज़ है कि भई आपको वो जो सारी बातें हुई, जो प्रॉफ़िट वाली जो सारी चीज़ है, उसको आपने किस तरीके से अचीव करना और उनको आपको कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जो उनको अफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपको उस लेवल की प्रोडक्शन और प्रॉफ़िट लेने से? तो इस लेक्चर में उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी और मशरूम एक काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है और जब भी इसमें कोई ऐसे ब्लेमिशेस ऐसे कोई चीज़ आ जाती है, स्पॉट या डिफ़ॉर्मिटीज़, तो इसमें उसको करेक्ट करना मुश्किल है। क्योंकि प्लांट हो गए या आपका फंजाई है, इनमें वो चीज़ नहीं होती। जैसे अब हम लोगों को इंजरी हो जाए तो उसको थोड़े टाइम के बाद जब वो हील होता है तो पूरा उसमें कोई ऐसे मीन्स पता नहीं लगता कि इंजरी इंजरी भी हुई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार इंजरी हो जाए या डिफॉर्मिटीज आ जाए तो उसमें आपको करेक्ट करना मुश्किल होता है। इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन लोअरिंग फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। उनमें जो फंगल डिजीजेज हैं, जो आपका फफूंद जनित रोग हैं, वो ज़्यादा आपकी मशरूम क्रॉप्स को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे शायद स्पॉन वाले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि मशरूम एक फंजाई है और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको जो ज़्यादा इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो भी फंजाई है। तो अब आप समझ जाइए कि इसमें जो थोड़ा-सा आपको कितना केयर लेना है क्योंकि अगर आप इसको लाइटली लोगे, अगर कोई डिज़ीज़ अपीयर होती है, तो देन आपको उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसलिए प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, वो आपको लेने हैं। दूसरा, जब भी कोई डिज़ीज़ अपीयर होती है या आपके वहाँ पे ग्रोइंग रूम में उसके बाहर अगर कोई मान लो पैथोजन अगर कोई प्रेज़ेंट है जो डिज़ीज़ कॉज़ करता है, तो एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो आपका डिज़ीज़ है जो पैथोजन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसमिट होता है। फ्लाइज़ जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और जब ये फ्लाइज़ आपकी क्रॉप को इंजरी करते हैं तो कई प्रकार के पैथोजन उसी इंजर्ड पॉइंट से जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ से वो बहुत सारे एंटर कर जाते हैं। इसलिए फ्लाइज़ की तरफ भी और जो दूसरे पेस्ट है उनको भी आपको आइडेंटिफ़ाई करना, मैनेज करना आना चाहिए। और जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आपके मशरूम हाउस में होगी, जैसे आपको बटन मशरूम के बारे में बताया, ढींगरी, ऑयस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको आपका पेडी स्ट्रॉ, जब भी उसका ऑप्टिमम कंडीशन से कुछ डेविएशन, कुछ चेंजेज़ होंगे, तो नेचुरली आपको कुछ और ही चीज़ें वहाँ को आपको ग्रो करती हुई दिखेंगी। क्योंकि मशरूम की फंजाई आपकी तभी ग्रो करेगी जब जब आपको जब आप उनको जो है उस तरीके का एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करोगे। अब कई प्रकार की स्ट्रेसेस हैं, बायोटिक, अबायोटिक, जो आपका जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, ये आपका अबायोटिक स्ट्रेसेस में आता है। बायोटिक में जो आपका लिविंग थिंग्स है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। तो आपको जब भी मशरूम कल्टीवेशन करना है, बटन मशरूम एक हमारे देश देश में सबसे बड़ी फसल है और सबसे ज़्यादा जो टोटल मशरूम प्रोडक्शन है, वो बटन मशरूम का ही उसमें सबसे ज़्यादा शेयर होता है। तो कोई भी आप क्रॉप ले लो, चाहे आपका ढींगरी हो, बटन मशरूम हो, आपका पेडी स्ट्रॉ हो, मिल्की हो, आपको जो इसका कल्टीवेशन का जो पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब आप इसकी खाद जो कंपोस्ट है उसको तैयार करते हैं, उसी टाइम से आपको पूरे प्रोसेस में विजिलेट रहना है और क्योंकि उसी में अगर कुछ वेरिएशन अगर रहती है, तो जो बीमारियाँ हैं, जो रोगाणु हैं, वो उसमें पनपना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद खाद में जब आप अपने सबस्ट्रेट में स्पॉन मिक्स करते हैं, स्पॉनिंग के टाइम में भी कई प्रकार की बीमारियाँ या उनको ट्रांसमिट करने वाली फ्लाइज़ वो इसमें एंटर हो जाती हैं। इसलिए जो आपका स्पॉनिंग एरिया इसलिए कहा जाता है कि वो कवर्ड होना चाहिए, इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए।
स्पॉन रन अगर आपका टाइमली हो गया और मशरूम उसमें अच्छे से आपका सबस्ट्रेट को कॉलोनाइज कर रहा है, तो आपके जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर मोल्ड हैं या बीमारी वाले जो रोगाणु हैं, उनको स्पेस नहीं मिलता है और वो वहाँ पे वो नहीं पनपते। इसलिए आपको जो शुरुआती दौर में जब स्पॉन रन हो रहा होता है तो ऑप्टिमम कंडीशन वहाँ रखनी है। टेम्परेचर को ही हम लोग टारगेट करते हैं स्पॉन रन में, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपके वहाँ होना चाहिए, नहीं तो मशरूम का जो फंजाई है वो ग्रो नहीं करेगा, दूसरे और जो है माइक्रोब्स हैं वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे, जो आपकी उसको मशरूम की ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। इसके बाद जो केसिंग है, खासकर जैसे आपका मिल्की मशरूम है या आपका बटन मशरूम है, केसिंग आपका बहुत सारे रोगाणुओं के लिए, बीमारियों के लिए सोर्स होता है। अगर आपका केसिंग सॉइल अगर सही से नहीं बनी है, उसका पास्चुराइजेशन अच्छे से नहीं है, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं है, तो कई प्रकार के जो रोगाणु हैं, बीमारियाँ हैं, उनका वो स्रोत बनेगा और जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कई प्रकार के वहाँ पे पैथोजन वहाँ देखने को मिलेंगे, डिज़ीज़ेज़ देखने को मिलेंगी। पिन हेड पिनिंग पिनिंग किसी भी मशरूम में, हर मशरूम में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि जब पिनहेड फॉर्मेशन हो रहा होता है तो कई प्रकार के जो रोगाणु हैं वो वहाँ पे एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि उस प्रोसेस के टाइम में जब पिनहेड बनता है तो कुछ इस तरीके की नेचुरल ओपनिंग आपके माइसीलियम में या आपके वहाँ पे मशरूम में होती है, जिसके माध्यम से आपका जो पैथोजन है, रोगाणु वहाँ से एंटर करता है। फ्रूटिंग के टाइम में फ्रूटिंग, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बोला, अगर आपकी फ्रूटिंग अगर हेल्दी है तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, अगर उसमें कुछ डिजीज है, डिफॉर्मिटीज है, तो आपको प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको लॉस उससे मिलेगा। इसलिए जितनी भी अवस्था है हर टाइम पे आपको विजिलेंट रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो मशरूम कल्टीवेशन है वो 24 आवर्स आपकी ड्यूटी चाहती है, आपका पूरा उसको मॉनिटरिंग करना है, तभी जाके जो आपको प्रोडक्शन के लेक्चर्स में जो क्लेम किया है कि इतना प्रोडक्शन हो सकता है, इतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीजें आपको तभी मिलेंगी। और जो आपके जो पैथोजन है, डिजीजेज हैं, इसमें भी कई टाइप के वेरिएशन होता है। जैसे मान लो अगर किसी को नॉलेज है वेट बबल का या ड्राई बबल का, तो इनमें जो है आपके वेट बबल ये सब है, तो इसमें कई प्रकार के वेराइटीज होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो कुछ आपको पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट उसमें से नहीं देती। तो उसका कारण ये होता है कि जो आपका रोगाणु है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं एनवायरनमेंट की वजह से, या टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है तो जो माइक्रोब्स हैं वो अपना जो जेनेटिक मेकअप है उसमें भी वो चेंजेस लाते रहते हैं, जैसे जैसे आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे। तो एक ये भी चीज है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मेन जो आपके चार जो डिजीजेज हैं उनमें अलग अलग इसमें जो आपका इसमें कई प्रकार के आइसोलेट्स हैं जो आपको फील्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब भी कोई कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिनके माध्यम से आपका जो रोगाणु है मशरूम्स में डिजीज कॉज करता है, तो माइकोपैरासिटिज्म है जब एक फंगस दूसरे फंगस को खाना शुरू कर देता है, और कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं और उसके इन्फ्लुएंस से आपका जो मशरूम फंजाई है ग्रो नहीं कर पाता और आपको उससे नुकसान हो जाता है। कई ऐसे लंबी लिस्ट है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। कुछ माइक्रोब जैसे हैं जो आपके मशरूम में पेनिट्रेट नहीं करते, उसमें एंटर नहीं करते, लेकिन वो क्या करते रहते हैं, मशरूम के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं भोजन पाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और जो आपका जो वेक्टर्स है, जो इंसेक्ट है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बाइट करते हैं। और जो डिजीज पैथोजन है वो लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मीन्स वो जो डिजीज है वो अलग है, और जो इंसेक्ट बाइट है उसको आप डिजीज नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉट डिजीज। तो वो जो डायरेक्ट इन्फेस्टेशन है वो आपका वेक्टर के केस में आपका इंसेक्ट है या कोई दूसरे जो इंसेक्ट जो आपका पेस्ट है उसके संदर्भ में वो चीज आएगी। ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये चीज देखिए ये आपके काम का है। डिजीजेज एंड कॉम्पिटिटर मोल्ड। डिजीज की जो कैटेगरी है उसको फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, इन तीन आपकी कैटेगरीज में इसको विभाजित किया गया है। फंगल डिजीजेज मैंने आपको बता दी, बेट बबल, ड्राई बबल, कॉकैब, ग्रीन मोल्ड।
और इसके साथ ही बैक्टीरियल डिजीजेस का भी लंबी लिस्ट है, पर इसमें जो बैक्टीरियल ब्लॉच है वो ज्यादा गंभीर है। वायरल डिजीजेस का भी प्रकोप रहता है मशरूम में, लेकिन हमारे देश में बहुत रेयर ओकेजन पे हम लोगों को फील्ड में वायरल डिजीजेस का इंसिडेंस मिलता है। और इसके बाद आपका कॉम्पिटिटर मोड की लंबी लिस्ट है, जो मैंने बोला आपका न्यूट्रिशन और स्पेस के लिए आपके मशरूम के साथ compete करता है, उसके बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है मशरूम कल्टीवेशन में आज की डेट में वो वेट बबल की है, लेकिन वेट बबल उन्हीं को प्रभावित करता है, उन्हीं मशरूम को प्रकोपित करता है जो लोग बिल्कुल मतलब नेग्लिजेंस शो करते हैं और उनको इसका आइडिया नहीं है कि इसको एक कितना गंभीर हो सकता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेट बबल डिजीज को फैलाते हैं। वेट बबल डिजीज एक आपका फफूंद जनित रोग है और इससे जो आपके अगर क्रॉप को अगर इन्फेक्ट करता है तो इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। अगर पिनहेड फॉर्मेशन से पहले अगर मान लो कि वेट बबल का जो पैथोजन है माइकोगोन अगर आपके मशरूम के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या करेगा कि आपकी मशरूम में जैसे जब फूड बॉडी बनती है तो तना बनता है, टोपी बनती है ना, स्टाई बनेगा, आपका कैप बनेगी, लेकिन ये फंगस क्या करेगा उसको आपके फूड बॉडी को उन भागों में विभाजित होने नहीं देगा। ठीक है, और ये मेच्योर अवस्था में भी आपकी मशरूम को प्रकोपित कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्टाइप है वो मोटी हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी, और जब संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस प्रकार के भूरे रंग के जो ड्रॉपलेट्स है वो आपकी फ्रूट बॉडी से निकलते हैं, जिसकी वजह से इसको वेट बबल या गीला बबूला रोग कहा जाता है। ठीक है, आप फैक्टर्स की बात करें, इसके लिए जो ये जो फंगस है कब एंटर करता है, स्पॉर रन के टाइम में ये कोई आपके मशरूम को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वहां जर्मिनेट नहीं होता है। कब आता है, जब आप केसिंग डाल दोगे, केसिंग डालने के बाद जब पिनहेड बनने लगता है, दैट टाइम उस पॉइंट पे पिनहेड बनते बनते समय जो है वो सबसे पहले आपके मशरूम क्रॉप को उसमें एंटर करेगा और उसको प्रकोपित करेगा। तो इसको क्रॉप तक ले जाने के लिए आपके केसिंग सॉइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट, इसका पास्चुराइजेशन सब सही होना चाहिए। और कुछ केमिकल्स भी है इसके लिए, जो हम लोग जब भी समस्या बहुत गंभीर हो जाती है या आप आपसे मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है और तभी हम लोग उन चीजों को रेकमेंड करते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको बिल्कुल ऑर्गेनिकली इसको मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप मशरूम कल्टीवेशन करने लगो तो स्टार्टिंग से ही आप विजिलेंट होने चाहिए। आपका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है, चाहे आपका एसएमएस हो, स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट हो, या मशरूम की फ्रूट बॉडी का पार्ट्स हो, जैसे हम लोग फ्रूट बॉडी हार्वेस्ट करेंगे, उसका जो बेसल पोर्शन है उसको कट कर देते हैं, तो वो जो वाला मटेरियल है, काइंडली उसको आप इधर उधर ना फेंके। तब भी आपकी फ्लाइज है या दूसरे जो मशरूम स्पेसिफिक जो पैथोजन्स हैं वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं और आपको फिर नुकसान होता है। और दूसरा, आपकी फ्लाइज के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि वो ये भी इन बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। और बिल्कुल आप मॉनिटरिंग करिए, जब कभी भी आपको जो पेट बबल का इस तरीके की फ्रूट बॉडी दिखे, इसको आप निकालिए। और बिल्कुल जब एक दो गिनी चुनी फ्रूट बॉडी मान लो अगर हो, तो आप इसको बिल्कुल इसको निकाल के वहां पे थोड़ा सा जो कॉमन सॉल्ट होता है, नमक, वो आप उसको गिरा दो, उसी जगह पे गिराना है जहां पे फ्रूट बॉडी आपने निकाली है। तो ये कुछ टिप्स है। और अर्ली अगर ये आ जाए तो आप कई बार हो सकता है कि आपको केसिंग भी बदलनी पड़े और थोड़ा सा केसिंग का ट्रीटमेंट भी करने पड़े, तो आगे मैं वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज है वो आपका अ, वो है आपका ड्राई बबल डिजीज। ड्राई बबल डिजीज ये भी फंगल डिजीज है। और इससे क्या होता है कि आपकी फ्रूट बॉडी पे, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डार्क ब्राउन कलर के ऐसे धसे हुए ऐसे धब्बे आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो आपका पूरा क्वालिटी उसको डिटेरियोरेट कर देंगे। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो कोरिलेशन है वो आपका इरिगेशन से है। 90% आपकी मशरूम पानी है। अगर मान लो पानी देने में आप परहेज करो या शेड्यूल्ड इरिगेशन आपकी नहीं है, जैसे कि ड्राई स्पेल है उसके बाद इरिगेशन दे देते हो, पानी दे देते हो, तो उस तरीके का जो शौक है, ये सारी चीजें इसमें इस पैथोजन के फैलने में मदद करती है। और अदरवाइज आपके जो केसिंग सॉइल है या ये सब है, उनको कंपोज को, आपका पीएच और ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। और और ये जो आपका जो, क्योंकि हम लोग का टारगेट होना चाहिए जो
जो फंगस के जो बीमारी वाले जो रोगाणु हैं, वो वहाँ पे जर्मिनेट ना करें, मल्टीप्लाई ना करें। इसलिए शेड्यूल्ड इरिगेशन आप रखें, ट्रीटमेंट आप सही रखें केसिंग का, तो ये चीज़ें नहीं। कॉबवेब एक बड़ा कॉमन डिजीज़ है और इसका बड़ा काफ़ी ब्रॉड होस्ट रेंज है। बटन मशरूम को प्रकोपित करता है, ऑयस्टर को, मिल्की को, शिइटाके को और भी जितना भी कल्टीवेटेड मशरूम है, वहाँ आ जाता है। लेकिन इसका अगर थोड़ा-सा अगर आप इस बीमारी के बारे में अगर विजिलेंट हो, आपको नॉलेज है कि ये फैलता कैसे है और ये ग्रो कैसे करता है, तो इसके लिए बहुत ही हाई लेवल का ह्यूमिडिटी अगर आपके मशरूम हाउस में है, तो आपको ये मशरूम जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये बीमारी है आसानी से देखने को मिल जाएगी। और ये बीमारी आपके जब बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसको अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर पहचान लें तो आपको मैनेज करना इजी हो जाता है। सिंपल ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है आपने और कुछ भी नहीं करना है। और इसको कैसे पहचानोगे? अगर आपको नॉलेज है कि आपका जो मशरूम जैसे बटन मशरूम है या ऑयस्टर मशरूम, इसके माइसीलियम का कलर कैसा होता है, तो आप पहचान लोगे। जो कॉबवेब का क्लेडोबोट्रियम इस फंगस का जो माइसीलियम होता है, वो ऑफ वाइट कलर का होता है, हल्के भूरे रंग का होता है और थोड़ा उठा होता है। तो अगर आपको ऐसा ऑड जैसा माइसीलियम शुरू में पतला सा होता है, जब फूड बॉडी के इर्द गिर्द या सबस्ट्रेट पे या केसिंग पे वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर उस टाइम अगर आप ह्यूमिडिटी को कम कर देते हो थोड़ा टाइम के लिए बाय एयर सर्कुलेशन, या आप थोड़ा हीटिंग उसमें कमरे की कर लेते हो, तो वो जो पतले वाला जो हल्का भूरे रंग का जो माइसीलियम है वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। कोई चीज आपको इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ग्रो करने देंगे ग्रो करने देंगे और फिर ये क्या करेगा, जब इसकी ग्रोथ आपको अगर पहचान नहीं है, तो मशरूम की फ्रूट बॉडी पे आना चढ़ना शुरू हो जाता है और वहां पे वो सड़न पैदा करेगा और उसके बाद इसके बीज वहां पे बनने शुरू हो जाते हैं और वो हवा पानी के माध्यम से जो स्वस्थ फ्रूट बॉडीज है उनके ऊपर जो कैप स्पॉटिंग धब्बे धब्बे वो पैदा कर देता है। और अगर आप बिल्कुल इसको ग्रो ही करने दे रहे, कुछ नहीं सोच रहे कि क्या करना है, तो जो इसका कॉबवेब का जो माइसीलियम है वो आपका जैसे हल्के भूरे रंग का था शुरू में, वो आपका पिंक कलर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वो बड़ा एडवांस स्टेज होता है इन्फेक्शन का, जिसमें आपको इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग, इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करो, ह्यूमिडिटी इसको कम करो और वहीं का वहीं ये खत्म हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है अगर आप इस स्टेप फॉलो करोगे। इसके बाद ग्रीन मोल्ड, बहुत सारे लोग हैं इससे भी प्रकोपित रहते हैं। सबसे पहले ग्रीन मोल्ड के लिए तो आपका जो स्पॉन है वो स्वस्थ होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि स्पॉन भी कंटेमिनेटेड होता है, स्पॉन में भी आपका ग्रीन मोल्ड रहता है। ग्रीन मोल्ड कई बार ऐसे होता है कि ग्रीन मोल्ड थोड़ा सा मान लो किसी बैच में स्पॉन की पैकेट में ग्रीन मोल्ड है, तो जो आपका मशरूम का फंजाई होता है उसकी ग्रोथ में वो उसको भी रैप अप कर लेगा, उसको भी कवर कर लेगा, ग्रीन मोल्ड नहीं दिखेगा। जब धीरे धीरे आपका ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, तो फिर बाद में वो जो है वो ज्यादा आपको वहां पे हरा हरा रंग का जो माइसीलियम वहां देखने को मिलेगा। इसलिए हेल्दी स्पॉन पे सबसे पहले आपका होना चाहिए। दूसरा जो सबस्ट्रेट है आपका केसिंग है, पीएच का विशेष ध्यान रखें। ट्राइकोडर्मा या ग्रीन मोल्ड अगर आपको ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो पीएच केसिंग का पीएच 7.5 से ऊपर आप रखिए। उस रेंज में जितनी भी इसकी जो पैथोजेनिक स्पीसीज है ट्राइकोडर्मा की, वो ग्रो नहीं करती है। और जब आपका फ्लश ब्रेक हो, खासकर बटन के केस में, तो दोबारे आप 1 ग्राम 1 लीटर में आपका कैल्शियम कार्बोनेट से आप उसकी सिंचाई कर लो केसिंग का, तो उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगी कि आपका जो पीएच है ऊपर रहेगा, आपका एल्कलाइन कंडीशन में रहेगा। और थोड़ा सा इसको मतलब आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट से जब ट्रीट करोगे तो टारगेट करिए कि 7.5 आपका जो पीएच चला जाए, जिसके वजह से आपका ट्राइकोडर्मा वहां ग्रो ही नहीं करेगा। अदरवाइज ये भी जो इसकी कुछ स्पीसीज है, ट्राइकोडर्मा एग्रेसिवम, हर्जियनम, ये भी मशरूम के माइसीलियम को उसमें पेनिट्रेट उसमें उसको क्या करेगा, उसके इर्द गिर्द एक क्वाइल करता है ट्राइकोडर्मा और कुछ ऐसी केमिकल्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपका जो मशरूम का रेशा है, जाला है, वो सूख जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और बीच में नेटवर्क चला जाता है।
अब जो बटर मशरूम के बारे में जो लोग बटर मशरूम की कल्टीवेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी है। जो ऑलिव ग्रीन मोल्ड है, एक काइटोमियम इस माइक्रोब का नाम है, और ये आपके उसकी कंपोस्ट में होता है, कंपोस्ट स्पेसिफिक है। और कैसी कंपोस्ट में आता है? जो पुअरली पास्चराइज है। आप देखो कि जैसे हम लोग, जब आपका फेज वन है, फेज वन में भी टेम्परेचर प्रोफाइल का पूरा डाटा लेते हैं कि आपका टेम्परेचर सही होना चाहिए, अब 70 जाना चाहिए, सारी चीज ठीक है। अगर मान लो किसी कारणवश या आपके इंग्रेडिएंट की में इम्बेलेंस की वजह से, जब आप नाइट्रोजन का सोर्सेज में ज्यादा डाल देते हैं, या आपके जो जब आप इसको मीन्स टनल में आपका संभव अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है कि जब कंपोस्ट का ओवर कुकिंग हो जाती है, अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फेज टू की बात करें, फेज टू में अगर आपका टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है, या अब उसके चला जाता है, आपको बोला जाता है कि 59.5 इस तरीके का जो आपका किलिंग टेम्परेचर है वो आपने रखना है। लेकिन समहाउ इंग्रेडिएंट का इम्बैलेंस की वजह से या टनल कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, अगर टेम्परेचर आपका 65 या इससे ऊपर चला जाए, ओवर कुकिंग हो जाए कंपोस्ट की, तो आपके क्या होगा कि आपके कंपोस्ट से बिल्कुल और जैसी स्मेल। ऐसे तो आपको बोला जाता है कि आपकी कंपोस्ट से स्वीट स्मेल आनी चाहिए, आपका डार्क ब्राउन कलर का जो कलर होना चाहिए उसका। लेकिन अगर ड्राई अपीयरेंस है कंपोस्ट की, और आपका बिल्कुल, तो उसमें और बिल्कुल और सी स्मेल उससे आ रही है, तो क्या होगा कि जब उस कंपोस्ट में आप स्पॉन डालोगे, स्पॉनिंग के लिए रखोगे, तो आपके ग्रोइंग बैग के सरफेस पे आपको बाहर से दिख जाएगा एक हरे रंग का जो है धब्बे धब्बे उसमें पड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कॉम्पिटिटर मोल्ड है, करेगा कुछ नहीं, मशरूम के माइसीलियम के इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन न्यूट्रिशन और स्पेस के लिए उसको compete करेगा। ये इनको कंट्रोल करना, आपको टारगेट करना पड़ेगा कंपोस्ट प्रेपरेशन का पूरा प्रोसेस। अगर मान लो वो सही है तो ये चीजें नहीं आती है। और जब कभी भी आप कंपोस्ट लेने किसी भाई के पास जाओ, किसी मान लो फर्म के पास आप जाते हो, तो ये जो मैं आपको की बता रहा हूँ कि अपीयरेंस चेक करो कंपोस्ट का, उसको स्मेल करिए, स्वीट स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, सारी चीजें, तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं काइटोमियम इसमें तो नहीं है। क्योंकि जब अगर काइटोमियम है उसमें स्पॉन जब आप डालोगे, तो आपको उससे फिर प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वही ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस उसमें, आपका मशरूम का माइसीलियम उसमें ग्रो नहीं करेगा। इसलिए कंपोस्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जहां कहीं से आप कंपोस्ट लेते हो वो सही मीन्स आपका जो यूनिट है वहां से लीजिए, ताकि आपको कोई इस तरीके की कंपोस्ट सप्लाई ना करे। और खुद भी आप, आपको बता रहे हैं वो चीजें आप की जो है वो फॉलो करिए। और इसके बाद फॉल स्टफल, फॉल स्टफल भी एक एक ढिलोमाइसिस आपका एक फंगस है। और ये भी क्या करेगा कि ये भी कॉम्पिटिटर मोल्ड है, कॉम्पिटिटर मोल्ड है। और क्या, एक किन कारणों से आता है? एक तो जब अगर हम लोग कच्ची जमीन पे ओपन फील्ड में जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, तो कंपोस्ट पाइल का जो आपका प्रोफाइल है टेम्परेचर का, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। निचले वाले हिस्से में आपका टेम्परेचर रहेगा 35 या 40 इस तरीके का, तो इससे ज्यादा वहां पे नहीं बन पाता है। और वो वाला टेम्परेचर आपके ढीलोमाइसिस जैसे फॉल स्टफल के लिए वो एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है। तो एक तो एक चीज होगी। अगर क्या हुआ कि अगर अगर उसी टाइम अगर आपकी दिक्कत है, कंपोस्ट का आपका टेम्परेचर प्रोफाइल यूनिफॉर्म नहीं था, तो कंपोस्ट बैग में आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे दिखने लग जाएंगे, व्हाइट सॉलिड ऐसे रिंकल्ड, जैसे कोई लगे शुरू, नए वाले लोगों को लगता है कि ये मशरूम निकल रही है, लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि फंगल मास और सिकुड़ा जैसा कोई चीज आपकी वहां पे ग्रो हो रही है। बैग में अगर हो तो बड़ा डेंजरस होता है। जब आप उस तरीके की मान लो कंपोस्ट, खास करे लंबी विधि से जब हम लोग खाद बनाते हैं, तो उसमें दिक्कत इससे ज्यादा हो जाती है। तो दूसरा क्या होता है कि अगर कंपोस्ट में खराबी है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर मान लो कि टेम्परेचर प्रोफाइल सही नहीं है, अगर अगर मान लो कि कई बार ऐसे होता है कि अगर टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपोस्ट भी अच्छी है, क्योंकि ये जो इस तरीके के जो फंगस होते हैं वो नेचर में रहेंगे, ठीक है, वो रहते हैं आपके कहीं भी एनवायरमेंट में, हुए कंडीशन मिली नहीं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अगर कंपोस्ट सही आपका मान लो कि सही भी है, उसके स्पॉन आपने डाला, स्पॉन रन में पता लगा कि आपका हम लोगों ने बोला 24-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखो, और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 27 अब आप जा रहा है इसका टेम्परेचर आपकी
ग्रोइंग बैग्स का 30-32 इस तरीके का, तो वो भी कंडीशंस आपके डेलोमाइसिस को जर्मिनेट होने में मदद करती है और आपको इस तरीके से आपके बैग में या केसिंग के सरफेस पे इस तरीके से सफेद कलर के सिकुड़े हुए ऐसे फंगल मास आपको देखने को मिलेंगे। इनको मैनेज करने का तरीका एक तो आपको पास्चुराइजेशन का प्रोसीजर जो मैंने बोला और दूसरा स्पॉन का टेम्परेचर आपका सही होना चाहिए, तो तभी ये चीजें बच जाएंगी। और अगर मान लो कि अगर आपको केसिंग के सरफेस पे या कंपोस्ट के सरफेस पे ऐसा कुछ दिखता है, तो उसको तुरंत आप निकालो, इससे पहले कि पीला पड़ जाए, ये भी अपना बीज बनाना शुरू कर दे। शुरू में इसको निकाल दो और वहां पे अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा आप इसमें फॉर्मलिन का 0.05% उस तरीके का सोल्यूशन बना के वहां पे थोड़ा सा गिरा सकते हो जहां से आपने निकाला, तो यह फर्दर ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर आपका कंपोस्ट में ही प्रॉब्लम है ऐसे, ठीक है, कंपोस्ट में बड़ी ज्यादा दिक्कत है, तो अगर बैग के अंदर बहुत ज्यादा अगर ट्रफल है, तो आपको इसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, कमर्शियली आप ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब आप रियलाइज कर लीजिए कि भाई जो कंपोस्ट प्रेपरेशन का प्रोसीजर है, डिफरेंट स्टेजेस पे जो कंडीशन मेंटेन करने का जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल करना है। इसके बाद क्या होता है कि जो जैसे कंपोस्ट पास्चुराइजेशन का जो प्रोसीजर है, प्रेपरेशन का जो प्रोसीजर है, अगर मान लो कि जल्दबाजी आप करते हो, जैसे आपको वेटिंग के लिए बोला जाता है कि भैया वेटिंग के लिए आप पानी जो है रुक रुक के डालिए, एकदम मत डालिए ताकि आपका पानी उसमें इतना ज्यादा हो कि आपको फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाए। कंपोस्ट में अगर मान लो कि पानी बहुत ज्यादा डाला है, दूसरा आपने जो जिप्सम जो डालते हैं, जैसे सुरेश सर ने बताया होगा आपको कि जिप्सम किस हिसाब से डालना है, तो जिप्सम अगर आप जिप्सम की क्वांटिटी से भी कंप्रोमाइज करते हो, क्योंकि जिप्सम का डालने का एक मकसद ये भी है कि वहां से ग्रीसीनेस आपने हटाना है, तभी आपका जो कंपोस्ट है उसमें कॉम्पैक्टनेस नहीं होगी और एरोबिक कंडीशन बनने में आसानी रहेगी। तो जिप्सम से अगर कंप्रोमाइज करते हो, आपकी कंपोस्ट ग्रीसी रहेगी और वो जो ग्रीसी कंपोस्ट है, चिपचिपी जो कंपोस्ट है, वो आपके पॉपुलोस्पोरा जैसे फंगस को पनपने में मदद करती है। और इसको शुरू में आपका व्हाइट कलर का ये फंगस का एक मैट बनेगा, जो बाद में ब्राउन कलर के वहां पे स्पोरुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका इसको इस कंप्यूटर मोल्ड को ब्राउन प्लास्टर मोल्ड कहा जाता है। और अब आप सोच लो कि इसको मैनेज करना है तो शुरू से सोचना पड़ेगा। बाद में जब बैग के अंदर ही आ जाएगा या कंपोस्ट के ऊपर ही आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल होता है। स्पॉट ट्रीटमेंट इसकी है, फंजीसाइड भी है या फॉर्मलिन है, जहाँ पे है वहां पे आप सॉल्यूशंस को इंजेक्ट कर सकते हो। लेकिन कमर्शियली ये बिल्कुल मतलब बहुत टीडियस प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है इसको करना। बेहतर यही होगा शुरू में ग्रीसीनेस को, मॉइस्चर को कंट्रोल करो, ये इसकी आने की संभावना है बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक समस्या है, ये भी कॉम्पिटिटर मोल्ड है, 3-4 इसके साथ फंगस एसोसिएटेड होते हैं, माइसिलोफोरा मेन है और आपका बटन मशरूम के लिए एक काफी ज्यादा भी कई बार नुकसान हो जाता है अगर ये ज्यादा इसमें इंसिडेंस इसका ज्यादा हो और लंबी विधि से खाद बनाई गई हो तो ये ज्यादा वहां पे पनपता है। और इसके लिए जो है अगर आप शुरू में ठीक है लंबी विधि से खाद बनाइए, किसी एक्सपर्ट को जोड़िए और जो एक्सपर्ट फार्मर्स है उनकी गाइडेंस में बनाइए और उसके बाद शिफ्ट हो जाइए शॉर्ट मेथड और इंडोर मेथड की तरफ, कोई चीजें नहीं आती है। तो इस तरीके की आपको जैसे आलू की टिक्की होती है उसी तरीके के आपको लक्षण जो है बैग के ऊपर ये सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। सेफडोनियम येलो भी इसी तरीके का टिक्की मोल्ड होता है। जब कभी आप लंबी विधि से खाद बनाए तो चिकन मेन्योर वहां पे ना डालें। चिकन मेन्योर में सेफडोनियम ऑलरेडी होता है और लॉन्ग लंबी विधि से जब खाद बनाते हो तो उसका जो पास्चुराइजेशन है वो सही नहीं होता है, क्वालिटी खाद की थोड़ा कम रहती है। इसीलिए ध्यान रखें जब लंबी विधि तो आपका जो नाइट्रोजन सोर्स है वो वीट ब्रान या कोई और जो है नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए। इंक कैप ये बहुत ही कॉमन, इसको बीड मशरूम भी कहा जाता है, बीड फंजाई भी कहा जाता है और ये आपके लगभग हर मशरूम में आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है लंबे तने वाला और छोटा इसका कैप होती है, तो इसको कैप को निचोड़ोगे तो वहां से इंक निकलती है जिसकी वजह से इसको इंक कैप कहा जाता है। कारण क्या है, अगर मान लो कि अगर आपकी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कंटेंट इसका आपका ज्यादा है और कंडीशनिंग आपकी कंपोस्ट की सही नहीं है, अमोनिया उसमें ट्रैप फॉर्म में है, तो इंकैप बड़ी इजीली जर्मिनेट वहां पे पनपता है। और इसमें क्या होता है कि
जैसे बटर मशरूम की पीनिंग आने से पहले आपको इंकैप या दूसरा पेडी स्ट्रॉ या दूसरा मशरूम बनने से पहले आपको इंकैप वहां दिख जाएगा। इसकी पीनिंग है बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर की होती है और जल्दी बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है। तो इसको एक तो आपने क्या करना कि शुरू में कंडीशनिंग आपने अच्छे से करनी हो, तो आप अमोनिया मेजरिंग ट्यूब भी आप रखिए ताकि आपको पता लग जाए कि अमोनिया कितना, इसका कितना कंटेंट है। और अगर मान लो कि किसी कारणवश ये आ जाता है तो इसका टोपी खुलने से पहले इसको निकाल दें और निकालने के बाद थोड़ा सा आप अपने जो अगर मान लो बटन मशरूम है तो वहां पे आप वाटरिंग कर सकते हैं। वाटरिंग करने थोड़ा टेम्परेली जो है ना, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लो, आपका जो मशरूम का जो माइसिलियम है वो ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगे। तो इस तरीके से आप इसको पहचानिए। और शुरू में जो नए लोग हैं इससे कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, और जल्दी ही इसका पता लग जाता है कि ये मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का है। और इस तरीके से इसको, और इसके टोपी खुलने से पहले इसको आपने निकालना है, ये भी जरूरी है। ये और कॉमन कंटेमिनेंट है बिजाजा, ये बरसात के मौसम में आते हैं, वैसे गंभीर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बैक्टीरियल ब्लॉच। बैक्टीरियल ब्लॉच सुडोमोनास बैक्टीरिया के कारण ये होता है। इससे आपकी मशरूम बिल्कुल येलो पड़ जाती है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ऑयस्टर मशरूम में भी आपका बिल्कुल स्लाइमी चिपचिपी हो जाती है फूड बॉडीज। अगर फ्लोरिडा है व्हाइट कलर की, अगर कोई मान लो वेराइटी है तो पीले रंग की पड़ जाएगी। तो इसको, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक्सेस वाटरिंग है आपके ग्रोइंग यूनिट में, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा बन पड़ी है, सारी चीज हो रही है, तो ये बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई करता है। जब भी आप पानी दो उसके बाद एयर सर्कुलेट करो, जिससे क्या हो कि आपका जो मशरूम की फ्रूट बॉडी है उसका सरफेस ड्राई हो जाए। ड्राई सरफेस में आपका सुडोमोनास स्टोलेसाई मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि अगर आपने पानी दिया और पानी की बूंदें जो है 3-4 घंटे के लिए वहां पे ठहर जाती हैं, तो जो बैक्टीरिया वहां होगा वो उसमें पनप जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए दो चीजें, एक तो याद रखिए आप आधा ml या आधा ग्राम 1 लीटर पानी में या तो आप ब्लीचिंग पाउडर डाल लीजिए या कैल्शियम क्लोराइड, उनको आप क्रॉप पे दीजिए। तो ये जो आपकी मशरूम है वो बैक्टीरिया कंटेमिनेशन से उनको बचा देगा। तो एक चीज ये है। दूसरा है कि आप जब भी मशरूम है, जब भी आप मशरूम को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसका बिल्कुल छटाई आप अच्छे से करिए, सॉर्टिंग अच्छे से करिए, ताकि कोई भी जो फूड बॉडी जिसको आप अट्रैक्टिव पैकेजिंग मटेरियल में पैक करने जा रहे हैं वो कोई माइल्ड इन्फेक्शन भी बैक्टीरिया का कैरी ना करे। अगर मान लो फीड इन्फेक्शन अगर आपकी फूड बॉडी में है, तो जब आप इसको कोई पन्नेट या किसी में पैक करोगे तो ओवरनाइट या नेक्स्ट डे आपकी मशरूम बिल्कुल अब पीली पड़ जाएगी, डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी। तो इसलिए ये भी सावधानियां बरतें, नहीं तो ये होगा जिसको आप दोगे तो वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा और आपका मार्केट जो नेटवर्क है उसमें जो है आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद ये तो आपको स्पॉन की क्लास में मैंने बताया था, जो बेसिलस इन्फेक्शन आपका मास्टर स्पॉन की बॉटल में कई बार हल्के गहरे रंग का हल्के हरे रंग का जो है वहां पे लिक्विड डिपॉजिट हो जाता है या बॉटल से खट्टी स्मेल आ जाती है, तो ये भी इंडिकेशन है बैक्टीरियल डिजीजेस का। और वायरस का मैंने बोला बहुत रेयर ओकेजन पे हमारे देश में वायरल डिजीजेस का देखने को मिलती हैं। लेकिन जो अगेरिकस बाइस्पोरस एंडोर्ना वायरस है, मशरूम वायरस एक्स 20 को कहा जाता है। तो थोड़ा सा जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जब भी वायरस का इन्फेक्शन आपकी मशरूम हाउस में हो तो ये क्या करता है, वायरस हमेशा ड्वार्फिज्म कॉज करता है या बौनापन, आपकी मशरूम की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, और आपकी फ्रूट बॉडी मान लो स्ट्रेन अगर व्हाइट कलर की है तो ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएगी। और दूसरा, मशरूम बहुत नाजुक होता है, अगर वायरस इन्फेक्शन हो तो वो लेदरी हो जाता है। और क्या होगा, आपका पाइलस जल्दी ओपन हो जाएगा समय से पहले और थोड़ा टिल्टेड अपीयरेंस देगा, गिल्स बाहर की तरफ को एक्सपोज हो जाएंगे। तो एक कॉमन सिम्टम है वायरल डिजीजेस का। अगर आपको चेक रखना है तो जो स्पॉन जहां से आप लेते हो एक भरोसेमंद आपका सोर्स होना चाहिए, सर्टिफाइड सोर्स होना चाहिए, तो आपको इनसे आप बच सकते हैं। और जब कभी इस तरीके के डाउटफुल लक्षण अगर आपको मिले तो उन बैग्स को, बेड को आइसोलेटेड कर दीजिए और इसको कंफर्म करिए, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए। और उसके बाद जब ये, और जो आपका इंसेक्ट है खासकर फ्लाइज, उनकी पॉपुलेशन को आप चेक करिए।
क्योंकि फ्लाइज अगर हैं तो दूसरी जगह को भी वो ट्रांसमिट इस चीज को कर सकती है। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। और इसके बाद जो मशरूम वायरस एक्स है, बेयर क्रॉपिंग एरिया, इस तरीके का कई जगह पे आपको मशरूम दिखेगी, कई जगह नहीं दिखेगा, बैग्स में, बेड में, इस तरीके के लक्षण। और जो पाइलस है, आपका स्टाइक को जल्दी छोड़ देता है, ठीक है, पाइलस उसको छोड़ देगा और जो आपका जो पाइलस है वो बाहर की तरफ खुलना शुरू हो जाएगा। जो आपकी सफेद रंग की वैरायटी है, भूरे रंग की हो जाएंगी। और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि वो डिफॉर्म मालफॉर्म वैसे माल फॉर्मेशन वहां हो जाती है। और जनरली जो डिफॉर्मिटीज हो इस तरीके का होता है वो वेट बबल के साथ हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर वेट बबल का एसोसिएशन भी इसके साथ नहीं हो, इस तरीके का माल फॉर्मेशन के साथ, तो इसको वायरस के साथ जो है कोरिलेट किया जाता है। अब इसके बाद अब आप देखिए जो मेन वेक्टर्स हैं, हालांकि डॉक्टर सतीश साहब जो है वो आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट है, सियारिड फ्लाई, फोरिड और सेसिड, ये सब जो है ये भी आपके इम्पोर्टेंट है और ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मददगार होते हैं। नेमाटोड भी है, नेमाटोड भी काफी ज्यादा कई बार आपको लॉस कर सकता है, इसलिए जो डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर सतीश सर, तो उनको प्रैक्टिस को आप फॉलो करिए। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कुछ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इनको हट के कुछ एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस हो, बदलाव हो, जैसे टेम्परेचर, आपका ह्यूमिडिटी, ये सब इनमें अगर वेरिएशन हो, ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे जब फ्रूटिंग आए आपकी, खासकर जैसे बटन मशरूम में या ऑयस्टर हो, तो उसमें जो है आपका घुटन वाला एटमोस्फियर नहीं हो, आपका जो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बहुत कम होनी चाहिए। और 1000 ppm से जनरली इसको कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा कि आपकी जो फूड बॉडी का जो तना है वो लंबा हो जाएगा, पाइलस उसको छोड़ने लग जाएगा, टोपी उससे अलग होने लग जाएगी। और जैसे आपकी ऑयस्टर मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम आपका मान लो हाथ की शेप का जैसे बंच बनता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे फिंगर टाइप ऐसे फूड बॉडी बन जाएगा उसका, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि फ्रेश एयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप इस स्लाइड से समझ जाइए। इसके बाद हम लोग जैसे स्पॉन के केस में मैंने बोला था, जो स्पॉन है वो आपका 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नहीं तो उस तरीके का स्पॉन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कंपोस्ट की सतह पे कंपोस्ट की सतह पे आपको ऐसे बंची जैसे, गुच्छा जैसे इसका माइसीलियम का दिखेगा, या केसिंग की ऊपर भी पैचेस में आपको माइसीलियम दिख सकता है। और अगर आपके मान लो कि केसिंग में और खाद में अगर पानी की कमी है, मॉइस्चर कम रहता है, तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। इसलिए जहां कहीं से आप स्पॉन लो, फ्रेश, जितना फ्रेश स्पॉन हो उतना आपके लिए अच्छा है, प्रोडक्शन के लिए, प्रॉफिट के लिए। इसके बाद जो हम लोग इरिगेशन की बात करते हैं कि मशरूम 90% जो है पानी है, तो इसलिए पानी जो है आपको बिल्कुल टारगेट करना है। अगर नहीं करोगे, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन होगी, आपका फ्रूट बॉडी वेट जो है कम होगा, आपको उससे भी नुकसान होगा। और क्या होगा कि आपके, अगर आप उन जो फ्रूट बॉडी हैं जो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो हो रही हैं, अगर उनको आप काटोगे, तो जो पिथ एरिया है वो आपका ऐसे डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखेगा। तो दैट इज अ इंडिकेशन कि आपका मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन है इसमें। और क्या होगा कि आपके बहुत वेट में बहुत कम होगी जो आपका फ्रूट बॉडीज है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल शेड्यूल्ड इरिगेशन उसमें रखिए। और आपका जो टॉप सरफेस है केसिंग का, वो कभी सूखना नहीं चाहिए। और अगर आप जैसे ह्यूमिडिटी है, फंगस है, ह्यूमिड कंडीशन में अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन 85 जो जैसे बताते हैं उतना ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। अगर मान लो कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है आपका, 50-60, बहुत मतलब इस तरीके का स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो क्या होगा कि आपके बटन की बात करें तो बटन में भी आपको क्रोकोडाइल स्किन टाइप इस तरीके का जो है आपको सिम्टम वहां देखने को मिल जाएंगे। घड़ियाली स्किन होती है ना, उसी तरीके से आपको फ्रूट बॉडी की सतह वैसे दिखने लग जाएगी, या इसमें से स्केल जैसे निकलने लगेंगे, पपड़ी इससे निकलने लगेगी। और क्या होगा कि कई सेंसिटिव स्ट्रेन होती हैं तो वो ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएगी, अगर मान लो RH जो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर जो है वो कम है। तो इसके बाद मास स्पिनिंग का सुरेश सर ने आपको बता दिया होगा कि क्या, कैसे आपने इसको करना है, कि टेम्परेचर किस लेवल पे आपने करना है, डाउन करना है, कब आपने फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करनी है। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करोगे तो कई बार ऐसे होता है कि पिनहेड फॉर्मेशन पॉली बैग में ही होने लग जाती है, ग्रोइंग बैग में।
और वो अंदर ही अंदर बनेगी और उसके बाद मर जाएगी, क्योंकि स्पेस उसको ग्रो करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए जो जैसे आपको मशरूम कल्टीवेशन का जब बटन मशरूम कल्टीवेशन का लेक्चर हुआ है आपका, तो जो वहाँ पे आपको स्टेप्स बताए कि पहले आपने टेम्परेचर 3 फेजेस में डाउन करना है, उसके बाद आपने फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करना है ना? तो फिर आपको फ्रूट बॉडी जो है वो अच्छी लेवल का वो वहाँ पे मिलेगा। रोज़ कॉम्ब भी जो कई बार लोगों मैं देखा कई लोग क्या करते हैं कि फ्यूमिगेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर फॉर्मलिन हो गया या क्या करते हैं जो बॉयलर है ना, बॉयलर उनका ग्रोइंग रूम पे के बड़ा नज़दीक होता है। बॉयलर से भी फ्यूम निकलता है या फ्यूमिगेंट आप एक्सेस में यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे बटन मशरूम खासकर इस केस में आपके वो जो फूड बॉडी है वो स्पंजी जैसी हो जाती है। इसीलिए जो एक्सेसिव फ्यूमिगेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, जो आपका बॉयलर है उसको थोड़ा-सा इस तरीके से आपका होना चाहिए कि आपका उससे निकले वाले फ्यूम आपके ग्रोइंग रूम में ना जाएँ। पिपर श्रिंकस ये भी आपका भाई बहुत रेयर है, जस्ट नॉलेज के लिए आपके लिए कि जब केसिंग और कंपोस्ट का जैसे मॉइस्चर लेवल है या टेम्परेचर है, अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस किसी वजह से हो जाए, तो इस तरीके से मशरूम दिखती है जैसे कि आपकी मशरूम रो रही है, ठीक है? ये लेकिन बहुत रेयर है। और आप जब भी मशरूम कल्टीवेशन करने लगे, वैरायटी का विशेष ध्यान रखें। वैरायटी का चुनाव आपके जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका वैरायटी का चुनाव सही नहीं है, वैरायटी आपने ऐसे ही ले ली, किसी से भी ले रहे हो, पता नहीं आपको क्या है, तो अगर मान लो रेजिस्टेंट वैरायटी ली आपने, प्रतिरोधक है आपकी वैरायटी डिजीजेस के लिए और दूसरी चीजों के लिए, तो ग्रो करेगी, सर्वाइव करेगी, आपको प्रॉफिट देगी। अगर ससेप्टिबल है, कमजोर है, वो बेचारा मर जाएगा, आपको प्रॉफिट में और प्रोडक्शन में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वैरायटी सिलेक्शन, स्टेज सिलेक्शन बहुत जरूरी है, अच्छा होना चाहिए। और जब भी हम लोग इनको मैनेजमेंट की बात करें डिजीजेस का या आपके जो डिसऑर्डर्स हैं, वाइटिका वाइट जो आपका दूसरे जो अभी मैंने बताया आपको जो एनवायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड जो चीजें बताई, तो इनको मैनेज करने के लिए आपके पास इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत बार मैंने ऐसे कहा कि आपका अगर कंपोस्ट में ऐसी दिक्कत है तो आप बाद में आपको मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे देश में किसी भी कोई भी पेस्टिसाइड ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मशरूम के लिए बना है। जो भी हम लोग रेकमेंड करते हैं कुछ गिने-चुने, वो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद या जैसे दूसरे देशों में जो इस्तेमाल होते हैं उनको टेस्ट करने के बाद हम लोग आपको दे रहे हैं। अदरवाइज कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो मशरूम के लिए स्पेसिफिकली इंडिया में बनाया गया है या रेकमेंड किया गया है, जो किसी लीगल एजेंसी ने। जो हम लोग जो करते हैं वो जो दूसरे देशों में या कोई सेफ केमिकल है, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद वो आपको बताते हैं। और जो हमारे पास कुछ गिने-चुने केमिकल हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें से फ्लूरोराज मैंगनीज का अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं है, कम मिलता है। कार्बेंडाजिम है, थायोप्रीन मिथाइल है, आपका डिमेलिन है, क्लोरोथेनोनिल है और इमाज़ालिल, सोडियम क्लोराइड, कुछ सिलेक्टेड ही हमारे पास जो केमिकल हैं जो मशरूम कल्टीवेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं या किए जा सकते हैं। तो इसमें से भी कुछ रिव्यू लिस्ट में है, लेकिन ये सब हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे हाथ से बात निकल जाए और बीमारियां बहुत गंभीर हो। अब आप देखो कि जब ये जो सोर्स ऑफ इनोकुलम, बीमारी का स्रोत क्या है? जैसे आप देखो कि जो आपका स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट है, जब आपने हार्वेस्ट कर लिया, जो मटेरियल बचा, ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल आप लेके कहीं भी फेंक दो, ठीक है? उसका बिल्कुल पूरा एक आपका चैनल होना चाहिए कि भाई मटेरियल निकला तो क्या करोगे आप उसके साथ? खाद बनाओगे या उसको बायो डिकम्पोज़र यूज़ करके 1-2 महीने में ही उसको एग्रीकल्चर लैंड के लिए इस्तेमाल कर लोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर बायो डिकम्पोज़र आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इसको आपको लगभग 9-10 महीने या 1 साल के लिए पिट में रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर लैंड को, क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर सकती है। लेकिन प्रॉपरली यूज़ करें, टाइम जैसे मैंने बोला 1 साल, या अगर आपने जल्दी इस्तेमाल करना बायो डिकम्पोज़र यूज़ करो, तो आप जो है इसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे और जो सॉइल है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके बढ़िया एक काम आपके आ जाएगा। और जो आपका केसिंग बनाने के मटेरियल होता है, ये भी कई बार बड़े सारे रोगाणुओं को वहाँ पनपने देता है, और इसीलिए जब भी आप केसिंग बनाओ, प्रॉपर लीचिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर पास्चराइजेशन उसका होना चाहिए। सबस्ट्रेट आपका ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप इस्तेमाल कर लो। बारिश से भीगा हुआ सबस्ट्रेट या कुछ ऐसे पुअर क्वालिटी का सबस्ट्रेट हो, तो भी वो दिक्कत करता है। ठीक है? तो ये आप समझ लीजिए कि सबस्ट्रेट में जितना दम होगा, उतना ही आपको पैदावार मिलेगी।
जो आपका शुरू से एक अपना सिस्टम बना लीजिए। जब भी मशरूम कल्टीवेशन करो तो मशरूम का हिस्सा हो, कोई मशरूम का पार्ट है या कोई चीज दूसरा जो है, वो आप इधर उधर ना फेंके, उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। कि अगर बीमारी वाली कोई फ्रूट बॉडी है तो किसी गड्ढे में उसको बरी करिए, मशरूम हाउस से दूर रखिए। शुरू से इस तरीके की अप्रोच रखोगे तो वहां पे बीमारियां और इस तरीके के जो जो कॉम्पिटिटर मोल्ड है वो नहीं पनपेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। और जब भी हम लोग मशरूम यूनिट बनाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि भैया हम लोग पूरा का पूरा यूनिट का पानी को हार्वेस्ट कर लेंगे एक टैंक में। अगर हम लोगों ने मशरूम ग्री के इर्द गिर्द अगर हम लोगों ने गंदगी फैला के रखी है, इन्फेक्टेड फ्रूट बॉडी फेंक के रखा है, ऐसे इधर उधर लेफ्ट ओवर मटीरियल फेंक के रखा है, तो सारा का सारा वो मटीरियल और पैथोजन का प्रोपेग्यूल्स, उसके बीज, वो सारे के सारे इस टैंक में कलेक्ट हो जाएंगे। और जब आप उसी पानी से इरिगेशन दोगे अपने मशरूम हाउस में, तो जो पैथोजन के रोगाणुओं के जो बीज हैं, प्रोपेग्यूल्स हैं, वो यहाँ आके आपके मशरूम हाउस में आके डिजीज कंडीशन पैदा कर देंगे। और दूसरा, आपके जो अगर फ्लाइज है, माइट है, इनकी पॉपुलेशन को चेक करना है, हमेशा ही फ्लाई ट्रैप इस्तेमाल करिए। तीसरा आपको बताएंगे कैसे कंट्रोल करना है। तो ये भी आपकी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। और एयर अगर पूरा पॉल्यूटेड है, कंटेमिनेटेड, पूरा आपने कुछ भी, आपने अगर कोई बीमारी वाली फ्रूट बॉडी आई, खिड़की से ही बाहर फेंक दिया आपने, तो क्या होगा, एयर में भी बड़ा सारा जो है आपके पैथोजन के स्पोर रहेंगे, बीज रहेंगे, जो जब भी आप फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करोगे तो वो आपके वहां पे मशरूम हाउस में चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आपका कंट्रोल्ड यूनिट है तो भी आपके जो हैंडलिंग यूनिट है उनको सिस्टम को चौक कर सकते हैं, इसलिए उनकी सर्विसिंग का भी ध्यान दें। केसिंग सॉइल मैंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है बीमारियों का। अगर आपने इसकी सही ट्रीटमेंट नहीं करी, सही पास्चुराइजेशन प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया, तो फिर यहाँ पे अगर रोगाणु है तो आप ले जाके उन्हीं रोगाणुओं को केसिंग जब करोगे, बस उसके बैग के ऊपर रख दोगे, तो जब वहां पे बीज होगा, पैथोजनों का रोगाणु होगा, तो मशरूम को माइसीलियम के जब संपर्क में आएगा तो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, डिजीज कंडीशन पैदा कर देगा। और हम लोग कहते हैं कि जब भी आप मॉनिटरिंग करो, हार्वेस्टिंग करो, जो नया कमरा है, स्वस्थ कमरा है, वहां से आप शुरू करो। क्योंकि अगर आप पुराने कमरे से, बीमारी वाले कमरे से शुरू करोगे तो बीमारी को भी आप इधर उधर ले जा सकते हो। दूसरा एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप कोई बीमारी वाली यूनिट किसी जगह विजिट करें तो कृपया अपने स्वस्थ यूनिट में, स्वस्थ कमरों में प्रवेश ना करें। अगर करना हो तो नहा धो के, ड्रेस चेंज करके अपने मशरूम यूनिट में आए। इस लेवल का जब आप जो है सावधानियां बरतेंगे तो आपके मशरूम ग्रीन में बीमारियां आने का जो है वो चांसेस बहुत रेयर, बहुत कम हो जाएंगे या नहीं होंगे, वहां बीमारियां नहीं आएंगी। तो इसको सक्सेसफुल मैनेजमेंट में एक तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाना है। सारा जितना भी, जैसे मैं साफ सफाई का बोल रहा हूँ, दूसरा और चीजें मैं बताई आपको, तो जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, शेड्यूल्ड इरिगेशन, क्वालिटी कंपोस्ट, केसिंग स्टैंडर्ड, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सब पूरा का पूरा कलेक्टिवली आपके मशरूम हाउस में डिजीजेस के लिए, आप उनके अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाईली कंटेजियस डिजीजेस के लिए मैंने बोला, जैसे बेड बबल डिजीज अपीयर होता है, एक तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए। जब इक्की दुक्की कोई फ्रूट बॉडी, एक या दो या तीन इस तरीके का फ्रूट बॉडी वहां अपीयर होता है, इमीडिएटली उसको निकालो, उसी जगह पे नमक डालो और उस फ्रूट बॉडी को बिल्कुल ग्लव्स पहन के लिफाफे में डाल के दूर उसको दबा दो। इस तरीके का हैंडलिंग आपको करना है। और केसिंग का बिल्कुल बढ़िया से बनाइए। नॉर्मली 7 से 7.5 पीएच होता है। अगर ट्राइकोडर्मा जैसे अगर मान लो फंगस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो 7.5 और 8 के बीच में पीएच रखिए। और इसके साथ कुछ कमर्शियल फॉर्मुलेशन भी है, जैसे बैक्टीरियल बेस, अल्कालिजन, बेसिलस, इनकी भी कुछ कमर्शियल फॉर्मुलेशन है मार्केट में, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो केसिंग में। और लेकिन प्रिवेंटिवली, जब बीमारी नहीं आई है तब भी ज्यादा काम करते हैं। कुछ बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स भी हैं आपका, जैसे प्रबल है और डोरिसोम। तो ये जो बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स की मैं जब बात कर रहा हूँ, एक तो आपको पता होना चाहिए कि किस डोज में आपने डालना। अगर प्रबल ये सब इस्तेमाल करें तो इसको आप कृपया कम डोज में डालें, आधा ml जो है 1 लीटर पानी में इसको डालें, और तभी ये काम करते हैं। ज्यादा करोगे बीमारी को ये चीज रोकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन को भी आपके कम कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप करिए। दूसरे भी जो जैसे कोई एजटोबैक्टर या कोई और दूसरे जो ऑर्गेनिक जो फॉर्मुलेशंस हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो केसिंग में, लेकिन सबस्ट्रेट में भी कर सकते हो, लेकिन प्रिवेंटिवली तभी काम करेंगे।
और जैसे मैंने बोला कि आपके बड़े सारे वेक्टर्स होते हैं जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि लेक्चर लेक्चर है, तो आप इसको जो है आप फ्लाई ट्रैप इस्तेमाल करिए। फ्लाई ट्रैप जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके जो फ्लाइज है उनका जीवन चक्र टूट जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम होगी और आपके जो है मशरूम हाउस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। इंसेक्ट प्रूफिंग ऑफ ग्रोइंग फैसिलिटीज, खासकर स्पॉनिंग एरिया में आप इंसेक्ट प्रूफिंग करिए ताकि आपके जो फ्लाइज हैं वो उसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो। फ्लाइज जो है लंबी दूरी से भी आपके मशरूम के माइसीलियम की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और वो वहां पे अगर मान लो बैग स्पॉनिंग करते हुए अगर मान लो उसमें सबस्ट्रेट में या बैग में उनको जगह मिलती है तो मल्टीप्लाई करेंगी और आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और अगर मान लो कि इनको इंसेक्टिसाइड वगैरह अगर आपने इस्तेमाल करना हो फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए तो आपको 30 बताएंगे, लेकिन वो भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन उनके रिकमेंडेड नहीं है, डिटेल में सर आपको बता देंगे कि कैसे इसको करना है। और फ्यूमिगेशन ऑफ ग्रोइंग फैसिलिटी, जब भी आपने आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, आपका हो गया काम हो गया, जो लेफ्ट ओवर मटेरियल बचा, जो एसएमएस बचा, जो बैग वहां है, अगले लॉट के लिए बैग उसको आपको रूम को तैयार करना है, तो उसके लिए आप जनरली या आप फॉर्मलिन इस्तेमाल करते हैं 2%, ठीक है, 2 लीटर 100 लीटर पानी में हर कोने में आप इसको फॉर्मलिन को डालिए, कमरे को 3 दिन तक बिल्कुल एयर टाइट रखिए और अगर हो सके तो उस ट्रीटेड कमरे का या स्पेस का टेम्परेचर आपका 25-30 डिग्री सेल्सियस हो जिसमें फॉर्मलिन का एक्टिविटी हाई रहती है तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपने फॉर्मलिन नहीं इस्तेमाल करना तो पोस्ट क्रॉप कुकआउट का प्रोविजन है जिसमें आप हार्वेस्टिंग के बाद कमरे का टेम्परेचर कुछ घंटे के लिए 2-3 घंटा जो अगर करोगे तो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हो 2-3 घंटे के लिए तो सफिशियंट है, जितना भी कॉन्टेमिनेट्स वहां होगा वो किल हो जाएगा, मर जाएगा और आपका जो कमरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप सारा जो बैग है, सारी चीजें इनको आप बाहर करो और उसके बाद जो सेकंड जो लॉट है उसके लिए आप अपने कमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइजीनिक कंडीशन अंदर और बाहर दोनों जगह अनिवार्य है, ये आप समझ जाइए। और कुछ जो छोटा-छोटा जो टिप्स आपको बताया, जो मैंने आपसे बात करी, कृपया उसको याद रखें और आपको जब कभी भी आपको लगे कि कुछ ज़्यादा गंभीर हो रही है समस्या, तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। और डिजीज़ेज़ मशरूम कल्टीवेशन अगर सीखनी है, डिजीज़ आपको बिल्कुल सिखा देगी। जब भी कोई गलती करोगे, तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा माइक्रोब वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जो आपको वार्न करेगा कि आपने इस पॉइंट पे गलती करी। अगर आपने मेरी बातें थोड़ा-सा ध्यान से सुनी होगी, मैंने अधिकतर बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताई, जो आपको बड़े काम आएगी और आपका जो मतलब विदाउट यूजिंग एनी केमिकल आप इन बीमारियों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन वो है कि मोस्ट ऑफ जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो उसमें आपको अलर्ट रहना है इसलिए ताकि हम लोगों को जो दूसरे जो केमिकल हैं कार्बनडाजिम, थायोप्रिड, मिथाइल कोएच है, आपका क्लोरोथेनोनिल है, ये सब इनकी जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कंट्रोल से बाहर है चीज, तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम लोग सुजेस्ट करेंगे कि क्या चीज कब करनी है और कैसे करनी है। सो विद दीज वर्ड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को सुना और